आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? किसी के पास भी? दीपिका, मुस्कान, हर्षिता? हाँ सर, आ रही है। चलो चलो ठीक है बेटा। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आज की क्लास में हम आपसे जुड़े हैं। और हमारे लास्ट क्लास में जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें हम आपको भारत की विविधताओं के बारे में बता रहे हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को विविधताओं में एकता की भूमि क्यों कहा जाता है। तो उसी के संदर्भ में हमारे पिछले वीडियो में, पिछली क्लासों में हम चर्चा कर रहे थे और हमने भारत की भौगोलिक विविधताओं के बारे में चर्चा की, भारत की आर्थिक विविधताओं के बारे में चर्चा की हमने। साथ में हमने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा भारत में मिलने वाली पर्यावरणीय और राजनीतिक विविधताओं के बारे में भी चर्चा हम हमारी पुरानी क्लासों में कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा, भारत को विविधताओं में एकता की भूमि क्यों कहा जाता है। यानी आज हम पर्टिकुलर एकता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा भारत भिन्न भिन्न दशाओं को दर्शाते हुए भी एक रूप में हमें देखने को मिलता है, एकता के रूप में देखने को मिलता है। किस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति एकता और अखंडता की स्थिति को प्रदर्शित करती है, इसी की चर्चा हम हमारे आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो बच्चों, लंबे समय से ही हमारा भारत अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। समय के साथ साथ इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। राजा महाराजाओं, उसके बाद में मुगलों और उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, लेकिन इतनी विविधताएं होते हुए भी, अलग अलग भागों में बटा हुआ होते हुए भी भारत में हमें एकता का स्वरूप दृष्टिगत होता था। और आज भी यदि हम चर्चा करें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहे हमारा भारत अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया हो, लेकिन फिर भी हमारे भारत में आज एकता का परिलक्षण होता है, एकता की स्थितियां हमें देखने को मिलती। तो कुछ एकता के जो उदाहरण उनको आज हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक एकता। देखिए, भारत में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म है, भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, लेकिन इतनी अधिक विविधताएं होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारा भारत एक है। आज भी सांस्कृतिक परिदृश्य में देखने पर, यदि हम सांस्कृतिक परिदृश्य की चर्चा करें, तो ऐसी स्थिति में हमें सांस्कृतिक आधार पर हमारा भारत एक देखने को मिलता है। सांस्कृतिक रूप से संस्कृति ने हमारे भारत को जोड़ रखा है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। यदि हम कहीं भी चले जाएं, हमारे भारत में एक निश्चित संस्कृति का स्वरूप हमें देखने को मिलता है और संस्कृति लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के होते हुए भी तीज और त्योहार सभी में मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के अनुयायी या सभी जातियों के अनुयायी किसी न किसी तीज त्योहार को अवश्य मनाते हैं। और जब भी कोई तीज त्योहार मनाया जाता है तो हमारे भारत में सांस्कृतिक एकता का परिलक्षण होता है। होली और दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। इन अवसरों पर हमें इन हिंदुओं के अलावा मुस्लिम धर्म के लोगों, जैन, सिख, ईसाई, पारसी लोगों के साथ में सानिध्य प्राप्त होता है। इन लोगों के द्वारा हमें बधाइयां दी जाती हैं और कहीं कहीं तो हमें ऐसा भी मान के चलें कि लोग मिलजुल कर होली और दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मुस्लिम लोगों का त्योहार आते हैं, मुहर्रम है, बकर ईद है या मीठी ईद है, तो इनमें हिंदू धर्म के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं या विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो मुस्लिम धर्मों के लोगों के साथ में उनके तीज त्योहारों को मनाते हैं। रमजान के पवित्र महीने में, जब रमजान की हम चर्चा करते हैं, तो रमजान के महीने में आपने अक्सर ऐसी अखबार में या टीवी पे ऐसी फोटो देखी होगी कि हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग मिलजुल कर इफ्तार करते हैं, रोजा की जो पार्टी होती है वो पार्टी देते हैं। तो मिलजुल कर त्योहार मनाना सांस्कृतिक एकता के ही स्वरूप में हमें दृष्टिगत होता है। और ऐसी परिस्थितियां भारत की विभिन्न दशाएं होते हुए भी
हमें एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। दूसरी हम चर्चा करते हैं सामरिक एकता। देखिए, हमारे भारत पर जब जब भी संकट का समय आया है, जब जब भी भारत के सामने विपरीत परिस्थितियां आई हैं, संपूर्ण भारत के लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के अनुयायी हों, उन्होंने मिलजुल कर एकता के सूत्र में पिरोकर भारत की जो आपातकालीन स्थिति थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। हम भारत चीन युद्ध की चर्चा करें या भारत पाक युद्ध की चर्चा करें या कारगिल युद्ध की चर्चा करें, इन सभी दशाओं में पूरे भारतीय लोगों का एकता के रूप में मिलना या एक होकर इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार होना हमारी सामरिक एकता का प्रदर्शन है। जब जब भी युद्धों जैसी स्थिति हमारे भारत में उत्पन्न हुई है, प्रत्येक भारतवासी के मन में एक ही भावना आई है कि हम हमारे देश के लिए शहीद हो जाएं, हम हमारे देश की रक्षा करते रहें और इसके लिए चाहे हमें कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। जाति और धर्मों का स्वरूप ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक हो जाता है, चाहे जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या केरल और तमिलनाडु का या मिजोरम मणिपुर का या गुजरात राजस्थान का, सभी लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए केवल और केवल भारत की अक्षुण्णता के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो ये सामरिक एकता की स्थिति है जो हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एकता का परिलक्षण विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। आप देख रहे होते हैं जब आपके आसपास या आपके परिवार में या आपके घर किसी प्रकार का कोई धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है, तो उसमें न केवल हमारे धर्म के, हमारी जाति के ही लोग शामिल होते हैं, अपितु दूसरे धर्म के लोग या दूसरी जाति के लोग उसमें शामिल होते हैं। जब भी आपके परिवार में कोई कार्यक्रम हुआ होगा या होगा, तो आपने देखा होगा या आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न जातियों के लोग आपके कार्यक्रम के अंदर या आपके परिवार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित कराया गया है उसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। तो मिलजुल कर खुशियां मनाना भी हमारे भारत की एकता का ही परिचायक है। दुखों के अंदर एक दूसरे के दुख के बारे में पूछना भी हमारी भारत की एकता का ही प्रदर्शक है, अखंडता को दर्शाता है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं। जब टोक्यो ओलंपिक में भारत के जो प्रतिनिधि मंडल थे, भारत से जो खिलाड़ी गए, क्या उनके दिमाग में ये प्रश्न रहा था या ऐसी भावना उनके मन में आई थी कि मैं मेरे राज्य के लिए मेडल जीत कर लाऊं, या मैं मेरे घर के लिए मेडल जीत कर लाऊं, या मैं मेरे गांव के लिए मेडल जीत कर? नहीं, ऐसी भावना उनके मन में नहीं थी। उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि मैं मेरे देश के लिए मेडल जीतूंगा और मुझे गर्व अनुभव होगा यदि मैं मेडल जीत कर लाता हूं। तो विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन जब होते हैं तो हम अपनी जाति पाति को, धर्म को भूलकर केवल एक ही चीज हमारे दिमाग में रहती है कि हम हमारे देश के लिए ऐसा कुछ करें ताकि हमारा और देश का गौरव बढ़ सके। और इसी में हम अपने मूल धर्म को भूल जाते हैं। हम कौन से धर्म के, हम कौन सी जाति के, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। वहां हम सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं, भारत का मान बढ़ाने के लिए जाते हैं। और ऐसी जो स्थितियां होती हैं वो हमें खेल आयोजनों में भारतीय एकता का प्रदर्शन करती है। आप अपने घर से या शहर से कभी बाहर गए होंगे, दूसरे शहर में गए होंगे, हो सकता है आपको दूसरे देश में जाने का मौका मिला होगा। तो अपनत्व की जो भावना होती है वो हमारे भारतीयों में कूट कूट कर भरी हुई होती है और हर जगह आपको अपनत्व देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान को छोड़कर कभी आपको केरल जाना पड़े, तमिलनाडु जाना पड़े, जम्मू कश्मीर जाना पड़े और ऐसे, या फिर भारत के किसी दूसरे राज्य में जाना पड़े, तो जब आप ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं और वहां कोई आपको अपने राजस्थान का मिल जाता है तो आपसे ये नहीं पूछता आप कौन सी जाति के हैं, आप कौन से धर्म के हैं। वो सिर्फ एक ही चीज देखता, बोलो भैया कहाँ से आए हो? बोलो राजस्थान से। अरे बोलो मैं भी राजस्थानी हूँ। तो देखो कैसे जिलों को छोड़कर, क्षेत्रों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज निकल के आई कि ये राजस्थानी है, यानी राजस्थानी है तो ये हमारा अपना है, अपना भाई है, अपनी बहन। समझ गए इस चीज को? ठीक इसी प्रकार मान लीजिए यदि आप अपने देश से बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, विदेश में किसी भी देश की ओर जाते हैं, तो विदेश में यदि कोई भारत का मिलेगा तो वो हमसे ये बाद में पूछेगा
कि आप किस राज्य से हो, पहले वो ये बोलो आप कहाँ से, बोलो भारत से, तो भारत से होने के कारण उसमें अपनत्व की भावना देखने को मिलेगी और वो उसे हमें अपना समझेगा और वो क्या कह रहे ये भारतीय। तो पहला भारतीयता, भारतीयता की जो स्थिति है पहले स्थान पर है कि ये भारत का है। तो हमारे मनों के अंदर आज भी अपनत्व की भावना देखने को मिलती है। ये अपनत्व की भावना भारत में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और जब कभी भी हमें किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है तो ऐसी अपनत्व की भावना के कारण हम एक दूसरे के सुख दुख में प्रतिभागी होते हैं, हम एक दूसरे का सुख दुख बटाते हैं। तो ये अपनत्व की भावना जो हमारे भारत को जोड़े हुए। राजनीतिक एकता की चर्चा करते हैं। भारत अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी जब कभी भी हमारे भारत पे संकट आता है हम राजनीतिक दृष्टिकोण से विभाजित होते हुए भी एक हो जाते हैं और पूरे भारत की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हमारा भारतीय जो संविधान है वो भी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। हमारी जो नागरिक संहिता है वो भारतीयता को एकता के सूत्र में बांध, प्रत्येक भारतीय, भारत का प्रत्येक नागरिक किसी जिले का, किसी गांव का या किसी राज्य का निवासी नहीं है, अपितु प्रत्येक नागरिक भारत का निवासी है। जब भी हम शपथ लेते हैं तो हम यही कहते हैं मैं भारतीय हूं या मैं भारत का नागरिक हूं। इसमें यह नहीं पूछा जाता आप किस जिले से हैं, किस गांव से, जाति क्या है, धर्म क्या है, कुछ नहीं पूछा। एकता, सिर्फ एक कि मैं भारतीय हूं। और ये भारतीयता की जो भावना होती है वही हमें एकता के सूत्र में पिरोती है। प्राचीन कालीन भारत में भी हमें एकता का स्वरूप देखने को मिलता है। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा गया है। ये उपमहाद्वीप, ये जो स्वरूप है भारत का, ये एकता का परिचायक है। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत ही शामिल नहीं है, अपितु भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और इसके आसपास जो द्वीपीय क्षेत्र फैले हुए हैं, इन सबको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं या हम ऐसा कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति जो है ये भी हमारे भारत को एकता और अखंडता के स्वरूप में निरूपित करती है या पिरोने का कार्य करती है। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार की उत्कर्ष की स्थितियों में आगे बढ़ने की दशाओं के रूप में भी भारतीयता की स्थिति देखने को मिलती है। जब कभी भी हमारे भारत का कोई प्रतिनिधित्व बाहर जाकर करता है, किसी दूसरे देश में जाकर करता है, थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। हम मान लेते हैं हमारे भारत की क्रिकेट टीम, हमारे भारत की हॉकी टीम है, हमारे भारत की बॉलीवुड टीम, कोई सी भी टीम हो, जब किसी दूसरे देश के खिलाफ खेल रही होती है, उसमें खेलने वाले भारतीय जो खिलाड़ी होंगे विभिन्न जातियों के होंगे, विभिन्न धर्मों के होंगे, लेकिन उस वक्त हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहा होगा कि हमारे भारत की टीम जीतनी चाहिए, दूसरा जो प्रतिद्वंदी देश है वो हारना चाहिए। हम ये कभी नहीं सोचते कि मेरी जाति का जो खेल रहा है वो जीतना चाहिए, बाकी हार जाने चाहिए, ऐसा कभी नहीं आता हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में भारतीयता की भावना मूल में निहित है और उस वक्त हम सिर्फ भारत की ओर देखते हैं, धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष से हमें कोई मतलब नहीं होता। ये सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमें भारत में एकता के सूत्र के बारे में पता, एकता की दशाओं के बारे में पता। हमारे भारत की स्थापत्य कला को आप देख लीजिए, चाहे उत्तरी भारत की स्थापत्य कला हो, चाहे दक्षिणी भारत की, पूर्वी भारत की, पश्चिम भारत की, उसमें निश्चित रूप से कुछ चीजें समान देखने को मिलती है। चाहे वो चित्रकारी का प्रकार हो, चाहे वो बनावट की प्रक्रिया हो या किसी प्रकार के शिल्प की प्रक्रिया हो या बनाने का तरीका हो, उनमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से समानता अवश्य पाई जाती है और इस प्रकार की समानता का मिलना ही एकता का परिचायक होता है। आस्था रूपी एकता कैसे देखने को मिलती है? ध्यान दीजिए, हमारे भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, लेकिन सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ ईश्वर को माना गया। अब ईश्वर चाहे भगवान के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, गुरुदेव के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन आस्था है। प्रत्येक धर्म के लोगों की किसी न किसी में आस्था अवश्य है। तो जो आस्था की भावना है ये भी हमें एकता के स्वरूप में बांधती है।
हिंदू लोग ईश्वर को या भगवान को सर्वोपरि मानते हैं, किसी भी जाति के लोग हों, लेकिन जब बात आती है अरे भगवान से डरो, तो सब लोग समझते हैं कि हाँ भगवान है। पूरे हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग चाहे किसी भी संप्रदाय के, लेकिन अल्लाह को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये जो चाहे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी में किसी न किसी को आराध्य माना गया है, और आराध्य की तुलना ईश्वर के रूप में की गई है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आस्था सभी की एक ही है। हमारा मानना, सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है, वो सभी धर्मों में हमें एक समान देखने को मिलती है। तो ईश्वर रूपी जो आस्था है, वो भी हमें एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। भारत में बहने वाली नदियां विभिन्न धर्मों के लोगों को जोड़ती हैं, विभिन्न जातियों के लोगों को जोड़ती हैं। गंगा नदी बह रही है, ये हिंदुओं के लिए नहीं बह रही, इसमें हिंदू भी प्रयोग लेते हैं इसका, मुस्लिम भी इसका यूज करते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी इसके पानी का यूज करते हैं। तो नदियों का बह, नदियां भी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती हैं, चाहे वो खेती करने के लिए एकता का सूत्र के रूप में कार्य कर रही हो, या वो उद्योगों की स्थापना के रूप में लोगों को एक साथ में जोड़ रही हो। किसी न किसी रूप में नदियां लोगों को जोड़ने का कार्य अवश्य करती है। भारत में जो परिवहन प्रणाली है, यातायात है, संचार के साधन है, ये भी लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या ऐसा है क्या कि मोबाइल का प्रयोग केवल हिंदू धर्म के लोग ही कर सकते हैं, जैन, पारसी, ईसाई और मुस्लिम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि हिंदू सिर्फ हिंदू से ही बात कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यातायात के साधनों, चाहे वो सड़क मार्ग के रूप में हो, चाहे रेल मार्ग के रूप में हो, या फिर जल मार्ग के रूप में हो, किसी न किसी रूप में लोगों का परिवहन करते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों का परिवहन करते हैं। इसी प्रकार के संचार के साधनों के द्वारा भी लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। संदेशों को पहुंचाने, सूचनाओं को पहुंचाने, भावों को व्यक्त करने के लिए संचार के साधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार के साधनों की भूमिका के कारण हम देखें तो अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से रेल यातायात का स्वरूप हो, चाहे सड़क यातायात का स्वरूप हो, चाहे वायु मार्गों का स्वरूप हो, या फिर जल मार्ग का स्वरूप हो, हमें निश्चित रूप से भारत के विभिन्न दशाओं में विभिन्न जातियों के और विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में परिवहित करने के रूप में एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ ऐसी दशाएं बताई जो भारत को भिन्न भिन्न दशाएं होते हुए भी एक करने का कार्य करती है। उत्तरी भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश देखने को मिलता है, जो पूरे उत्तर भारत के लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एक समान वहां पे खेती की जाती है, एक ही प्रकार के लोगों के क्रियाकलाप मिलते हैं, एक ही प्रकार के वहां पे लोगों के आवास क्षेत्र मिलते हैं, एक ही प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। क्यों? किसके द्वारा एक किया गया? पर्वतीय प्रदेश के द्वारा, हिमालय के द्वारा। तो भौगोलिक परिस्थितियां भी कभी कभी लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती। राजनीतिक एकता की चर्चा करें, भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन सभी सरकारों का मूल उद्देश्य होता है राज्य में निवास करने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास करना। चाहे दिल्ली की चर्चा करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य की चर्चा करें, वहां जो भी सरकार मिलेगी, चाहे केंद्र सरकार मिले या राज्य सरकार, सभी सरकार यही सोचती है कि उस राज्य में रहने वाले लोगों का सर्वाधिक मात्रा में कल्याण, उन लोगों के लिए आधारभूत सुविधाएं, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, या आवास की हो, परिवहन की हो, यातायात, किसी भी प्रकार की सुविधा हो, सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त मात्रा में बल दिया जाता है राजनीतिक कार्यक्रमों के द्वारा। ये सारी ऐसी दशाएं बच्चों जो हमारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी, विभिन्न जातियों के अनुयायी होते हुए भी ये सभी हमें आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी कारण भारत को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का, भिन्न भिन्न दशाओं का क्षेत्र होते हुए, विभिन्नताओं का क्षेत्र होते हुए भी एकता का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह हमारे भारत को विविधताओं के होते हुए भी विविधताओं में एकता का क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे ही हमें आर्थिक दशाएं देखने को मिलती है जो लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। लोग जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं, सभी धर्मों के लोग कृषि करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, से करते हैं क्योंकि उनको जीवन यापन के लिए भोजन चाहिए, सामग्री, खाद्य सामग्री चाहिए, और ऐसी परिस्थिति के लिए उन्हें कृषि करनी पड़ेगी, और कृषि की प्रक्रिया लगभग समान होने वाली।
तो कृषि लोगों को जोड़ती है, खनिज लोगों को जोड़ते हैं, उद्योग धंधे लोगों को जोड़ते हैं। तो आर्थिक दशाओं के द्वारा भी विभिन्नताओं के होते हुए भी लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। प्राचीन कालीन जो भारत था, जो हिंद महासागर से लेकर उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिम में अफगानिस्तान, ये थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बाली सब भारत का हिस्सा है। तो पूरा का पूरा जो भारत था, जिसको हम रियासत कालीन भारत कह सकते हैं या प्रागैतिहासिक कालीन भारत कह सकते हैं, उस प्रागैतिहासिक कालीन भारत में भी अलग अलग क्षेत्र होते हुए हमें एकता का परिलक्षण होता है। प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। ये चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या था? पूरे विश्व पर शासन करने वाला जो राजा या महाराजा होगा, अलग अलग के प्रमुख तो उन्होंने की भिन्नताओं के बावजूद हमारे पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती हैं, और इन्हीं कारणों से हमारे भारत को विविधताओं में एकता की भूमि कहा जाता है। प्रादेशिक आधार पर अलग अलग प्रकार की दशाएं होते हुए भी हमारा भारत एक है, और हमारा भारत जो एक देखने को मिलता है, उसी कारण हमारा भारत अखंडता को बनाए हुए, अक्षुण्णता को बनाए हुए। हमारे भारत के संविधान में भी भारत की जो प्रस्तावना देखने को मिलती है, उसका मूल भी एक ही तथ्य में निहित है कि हम सब भारत के वासी हैं, और हम भारतीय वासी भारत की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे। तो भिन्नताओं के होते हुए भी हम सब एक हैं, और यही हमारे भारत की एकता है। इसी कारण भारत को विविधताओं में या भिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था, यही समाप्त होता है। कल नेक्स्ट क्लास में हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो एक बार भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में किसी भी किताब से पढ़ें। आपको भारत का भूगोल नाम से किताब चलेगी, और भारत का भूगोल किताब आप अनेक राइटर हैं, किसी की भी खरीद सकते हैं। बीसी जाट की किताब भी आती है, भारत का वृहत भूगोल के नाम से सुरेश चंद्र बंसल की भी आती है, और इसके अलावा आप एच.डी. कौशिक की बुक भी खरीद सकते हैं। तो किसी भी राइटर की बुक खरीदें, उसमें लेकिन चैप्टर वही है, और आप उसमें से भारत के भू आकृतिक प्रदेश वाला या भारत के भौतिक प्रदेश वाला जो चैप्टर वो पढ़े। कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे शेष बच गए हैं, उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे साथ में लगभग अभी 15 बच्चे जुड़े हुए हैं, और क्लास में केवल 5 बच्चे प्रेजेंट हैं। ये सोचने वाली बात है। फाइनल वाले बच्चों के लिए कम से कम, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात छोड़ो, 15 में से 5 सोचने वाली बात है। आपके हित की बात है, आप जुड़े, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।